हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री बुक की जो पहली चैप्टर हमारा चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद, इसकी हमने इससे 3 वीडियो पहले दी थी और ये चौथी वीडियो होगी, चौथी पार्ट होगी इस वीडियो की, ठीक है। और आपको नोट के साथ साथ हमने क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों को। आगे हम लोग चलेंगे पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़े थे, ठीक है, उसके आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए पिछली क्लास में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ चुके थे और उसके आगे भी पढ़ चुके थे, ठीक है। कहाँ तक हम लोग वाटरलू भी हो चुका था हम लोगों का, वाटरलू भी पढ़ लिए थे। क्या था वाटरलू को पढ़े थे ना। इसमें नेपोलियन में क्या क्या आता है, बंदी बनाता है। ब्याना संधि भी हम लोग पढ़े थे, जो कि कब होती है ब्याना संधि, तो 1815 इसमें ब्याना संधि होती है। इन सारी चीज़ों को हम पढ़े थे और नोट के साथ हम लोग पढ़े थे। और आगे हम लोग बात करेंगे ब्याना संधि होने के बाद ये सारे चीज़ को बता दिए थे। आज हम लोग की क्लास मेटरनिक से स्टार्ट होगी। पीछे हम लोग पूरा पढ़ चुके थे और आज हम लोग की क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी, तो मेटरनिक से स्टार्ट होगी। आज हम लोग मेटरनिक से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग मेटरनिक की बात करेंगे। तो मेटरनिक क्या है तो बताते हैं कि आपको जो हम पीछे पढ़ाए थे कि ये ऑस्ट्रिया का चांसलर है, और क्या बताए थे कि ये वियना संधि में अध्यक्ष थे। वियना संधि में ये क्या किए थे, तो अध्यक्ष का काम किए थे। वियना संधि के अध्यक्ष यही थे मेटरनिक। अब पूरी बात बताएंगे मेटरनिक के बारे में, पूरी बात को बताना है। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक का कार्यकाल कब से कब तक था, इनका मूल उद्देश्य क्या था, ये कहाँ का चांसलर था, इन सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, अर्थात वहां का क्या था, तो प्रधानमंत्री था। वही बात करेंगे कि जो क्या था कि घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। कैसा राजा था ये, तो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इनका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो मगर जनता की भलाई बिल्कुल ना करो। इनका मूल मंत्र था कि जनता पे शासन करो लेकिन जनता की भलाई ना करो, इनका मूल मंत्र था। अब बताते हैं इनके बारे में कि मेटरनिक काल, आपसे क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं, मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं। तो वियना संधि जो हुआ था, ठीक है, 1815 इसमें जो वियना संधि हुआ था, ठीक है, 1815 इसमें जो वियना संधि हुआ उस समय से लेके 1848 तक, कब तक, 1848 तक के काल को क्या कहा जाता है, तो मेटरनिक काल कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 तक के समय को मेटरनिक काल कहा जाता है। मेटरनिक काल कब से कब तक के कहा जाता है, तो 1815 से लेकर 1848 तक के काल को क्या कहा जाता है, तो मेटरनिक काल कहा जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे आगे कि यह जो है कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, उसी बात को हम दोहराए हैं, ठीक है। यह कहाँ का चांसलर था, तो यह ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। कैसा राजा था, तो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। फिर बात करेंगे हम लोग इसका मूल मंत्र क्या था, तो इसका मूल मंत्र था परिवर्तन में बाधा पहुंचाना। क्या नाम, इसका मूल मंत्र क्या था, तो परिवर्तनों में बाधा पहुंचाना इनका मूल मंत्र था। जनता पे शासन करो लेकिन उनकी भलाई ना करो, ये सब क्या था, इनका मूल मंत्र था, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसके आगे चलेंगे हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है इन बात को समझेंगे हम लोग। चलिए जैसे कि इनका मूल मंत्र से क्या क्या बाधा पहुंचाना था, इन सारी बात को देखेंगे हम लोग। चलिए पहला क्या है कि यूरोप में कोई बदलाव ना हो, ठीक है। यूरोप में जो भी देश हैं, ठीक है, उसमें कोई बदलाव ना हो, बिल्कुल जो पहले शासन व्यवस्था थी, लुई 16वां वाली शासन व्यवस्था, इसको राजतंत्र कहते हैं, तो राजतंत्र ही रहे। इनका मूल उद्देश्य था कि वही शासन व्यवस्था रहे, यहाँ की जनता स्वतंत्र ना हो, ठीक है। ये चाहते थे कि यहाँ की जनता स्वतंत्र ना हो, इन्हें ये डेवलप ना करे, ऐसा इनका मूल मंत्र था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सभी जगह पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए। इनका मूल मंत्र क्या था कि पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए। अगर कहीं पर राजतंत्र या राष्ट्रवाद की भावना लोगों में अगर पनप रही है तो उसको खत्म कर देना चाहिए वैसे लोगों को, और वहाँ पे क्या था, तो राजतंत्र ही स्थापित करवाना ये चाहते थे, इनका यही उद्देश्य था। चलिए फिर बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे कि शासन करो लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव नहीं और कोई विकास भी नहीं। मतलब इनका मूल मंत्र वही था कि जनता के बीच किसी प्रकार की कोई भलाई का काम ना हो, जनता डेवलप ना करे, देश डेवलप ना करे, सिर्फ अपना ये भोग विलास में, ऐसे राजा थे कि अपने भोग विलास में मतलब रखते थे और अपने जो भी इनका नियम आता था सिर्फ इसी प्रकार का इनका नियम था। फिर बताया गया है कि प्रेस पे पाबंदी, प्रेस मीडिया वाले पे भी पाबंदी लगा दिए थे ये, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है कि नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा
पर भी पाबंदी था, नुक्कड़ नाटक जो होता था गांव में वो सब पर भी पाबंदी था, भाषण उसन पे भी ये क्या लगा दिए थे, तो पाबंदी लगा दिए थे। सामाजिक सभा यानी कि अगर गांव घर में 10 लोग बैठकर आप मीटिंग भी नहीं कर सकते हैं, आप सभा भी नहीं बिठा सकते हैं, इनका ये उद्देश्य था। फिर बात करेंगे हम लोग कि स्कूल और कॉलेजों में जासूस लगा दिए थे। स्कूल और कॉलेज में इन्होंने क्या किया था, जासूस लगा दिया था कि हमारे खिलाफ तो कोई बात नहीं कर रहा है, इस कारण से क्या कर दिए थे, तो स्कूल और कॉलेजों में ये क्या लगा दिए थे, तो जासूस को लगा दिए थे। इन सारी बात को हम लोग देखेंगे। और चलिए यहाँ तक समझने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे हम लोग फिर समझेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए मेजनी के बारे में आगे बताया गया है, उससे पहले एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग कि मेटरनिख कौन था। तो क्या बताएंगे कि मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इनका मूल मंत्र था, इनका जो है कि इनका कहना क्या था कि जनता पे शासन करो, राज्य में शासन करो, लेकिन जनता की कोई भलाई ना करो, इनका मूल मंत्र था। फिर बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि 1815 से लेकर 1848 तक के काल को मेटरनिख काल कहा जाता है। और उसी में वही बात को ऐड करेंगे हम लोग कि यह जो है मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, अर्थात प्रधानमंत्री था, जो कि काफ़ी घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। और इसका मूल मंत्र वही था कि जनता पे शासन करो, लेकिन जनता में कोई बदलाव ना करो, देश में कोई बदलाव ना करो, राज्य में कोई बदलाव ना करो। इन सारी बातों को बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, आप इस तरीके से पढ़ाई करो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, चलिए मेजनी के बारे में बताया गया है कि मेजनी कौन था, इनका जन्म कब हुआ है, इन सारी बात को हम लोग देखेंगे। बताएंगे कि मेजनी के बारे में क्या बताएंगे हम लोग कि मेजनी का जन्म, ठीक है, मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जिनेवा में होता है। ठीक है, और बताया गया है कि मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा गया है। मेजनी को क्या कहा गया है, तो इटली के एकीकरण का मसीहा कहा गया है मेजनी को। और बता दें कि यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, ठीक है, क्या बताया गया है कि इसको क्या बताया गया है, कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। ये कैसा था, तो यह लेखक भी था और क्या था, दार्शनिक भी था। इन्होंने 1930 ईस्वी में, कब, 1930 ईस्वी की बात बताया जा रहा है कि इन्होंने 1930 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। आपसे पूछा जाएगा कि 1930 ईस्वी में नागरिक आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया है, तो क्या बताओगे, तो मेजनी के द्वारा। तो क्या बताया गया है कि 1930 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया था। वहाँ सारी जनता इनका समर्थन की थी, किस आंदोलन को लेके, तो नागरिक आंदोलन को लेके। ये नागरिक आंदोलन का अध्यक्षता किए थे, ये आंदोलन को चलाए थे। इसके लिए क्या किए थे, तो जनता लोग इनका सभी जनता लोग इसका समर्थन किया था, मदद किया था। ठीक है, फिर बताएंगे कि मेजनी ने 1831 ईस्वी में, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की थी, तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया था। तो यही सब बातों को बताया गया है मेजनी के बारे में कि मेजनी क्या किया था, तो उन्हें 1831 ईस्वी को यंग इटली की स्थापना किया था। वही बात करें कि 1834 ईस्वी को यंग यूरोप की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे कि मेजनी का जन्म कब हुआ है, तो हम लोग बता सकते हैं 1805 ईस्वी को मेजनी का जन्म हुआ है। आपको बताया जाएगा कि इटली के एकीकरण का मसीहा किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। इन सारी बातों को हम बताएंगे। फिर आगे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन बनेगा कि नागरिक आंदोलन 1930 ईस्वी में किनके द्वारा चलाया गया था, तो क्या बताएंगे, तो मेजनी के द्वारा चलाया गया था। फिर वही बात करेंगे हम लोग कि नागरिक आंदोलन मेजनी के द्वारा कब चलाया गया था, तो 1830 ईस्वी में चलाया गया था। फिर देखिए, फिर आगे क्वेश्चन क्या बनेगा कि यंग इटली की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो फिर बताएंगे हम लोग कि मेजनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो हम लोग बताएंगे क्या कि 1831 ईस्वी को, 1831 ईस्वी को। ठीक, वही पूछा जाएगा कि यंग यूरोप की स्थापना, ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी, तो हम क्या बताएंगे 1834 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया था, तब बताएंगे मेजनी के द्वारा। तो यहाँ से सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि मेजनी के बारे में आप बताएं, तो क्या इतना तो बता सकते हैं ना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ से पूरा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे देखेंगे हम लोग कि 1830 ईस्वी की यूरोपीय क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 1830 ईस्वी की क्रांति के बारे में बात करेंगे, यानी कि 1789 ईस्वी की क्रांति वहाँ तक संपन्न हुई। अब देखिए 1830 ईस्वी क्रांति के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, 1830 ईस्वी के यूरोपीय क्रांति के बारे में बताया गया है, मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया गया। ठीक है, तो 1915 ईस्वी में लुई 18वां सम्राट बना था और 24 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, लुई 18वां की। ठीक है, तो इनका काम यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नए सम्राट के रूप में,
अब जो है नए सम्राट के रूप में चार्ल्स दसम है कि उभर कर आते हैं। चार्ल्स दसम को नया सम्राट बनाता है। ये भी कैसा सम्राट होता है, तो रूढ़िवादी सम्राट होता है, ठीक है, रूढ़िवादी राजा होता है। अब देखिए इनके नियम क्या क्या थे, कौन कौन सा काम किए थे, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे, कैसे शासक थे, पूरी बात को हम लोग जानेंगे। देखिए चर शक्ति को पहला बात की क्या कर दिए, तो चर शक्ति को बढ़ावा दे दिए, ठीक है। उसके बाद मताधिकार को सीमित कर दिया, केवल सामंत लोग ही जो है कि मत डाल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ये सब नियम लाए। फिर बताया गया है कि पोलेग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया, तब पोलेग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं बात करेंगे कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये 4 नियम बनाए थे, ठीक है। ये 4 नियम बनाए थे, कब बनाए थे, तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये 4 नियम बनाए थे। चलिए कौन कौन से नियम हैं उस सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग आगे। चलिए तो 26 जुलाई 1830 ईस्वी को पूरी जनता सड़क पर आ गई थी, ठीक है। पूरी जनता क्या कर दी, तो सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। पूरी जनता इसके नियम से, जो भी नियम ये लाए थे, 4 नियम 5 नियम जो भी नियम लाए थे ये, तो इसके नियम से गुस्सा होकर, खपा होकर 26 जुलाई 1830 ईस्वी को जनता सड़क पर आ गई और आंदोलन की शुरुआत कर दिया, ठीक है। यह आंदोलन 3 दिन तक चलता रहा, जिसे फ्रांस में इतिहास में, ठीक है, फ्रांस के इतिहास में सबसे गौरवशाली युद्ध में गिना जाता है, ठीक है। इनको ना सबसे गौरवशाली दिनों में इसको गिना जाता है, इस 3 दिनों को, ठीक है। आगे बताया गया है कि 31 जुलाई को चार्ल्स दसम भागकर इंग्लैंड चले गए। 31 जुलाई को चार्ल्स दसम कहाँ भाग के चले गए, तो ये भागकर इंग्लैंड चले गए, ठीक है। फिर बताएंगे हम लोग कि बुर्बो वंश, ठीक है, बुर्बो वंश यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बुर्बा लिखा गया है, ये बुर्बो वंश होना चाहिए। बुर्बो वंश के सम्राट, ठीक है, क्या बताया गया है कि बुर्बो वंश के सम्राट की समाप्ति हो जाती है, बुर्बो वंश का वहाँ पे समाप्ति हो गई, ठीक है, और वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र आ गया, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कि हाँ आर्लियंस वंश की स्थापना हुई। कौन से वंश का, तो आर्लियंस वंश की स्थापना होती है। और क्या होता है कि लुई फिलिप को राजा बनाया गया, ठीक है। अब देखिए जब बुर्बो वंश की समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद क्या बताया गया है कि बताया गया है कि आर्लियंस वंश की स्थापना होती है और लुई फिलिप्स को, किसको, लुई फिलिप्स को नए सम्राट के रूप में बनाया जाता है। इन बातों को हम ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं उसके बाद, चलिए जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का कारण क्या बताएंगे। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारण के बारे में बताया गया, तो हम लोग साफ शब्दों में बता सकते हैं कि 1830 ईस्वी में फ्रांस में एक गृह युद्ध की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है, इसी क्रांति को। अब बताते हैं कि मेटरनी का कथन था कि फ्रांस जब भी छींकता है, मेटरनी का कुछ कथन था, ठीक है, मेटरनी का तो कहना और कथन होता ही है, तो क्या बताएंगे कि मेटरनी का कुछ कथन था कि मेटरनी का कथन था क्या था कि फ्रांस जब भी छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। जब क्या बताया गया है कि फ्रांस जब भी छींकता है तो पूरे यूरोप को संक्रमित कर देता है। इस क्रांति में चार्ल्स दसम एक स्वेच्छाकारी निरंकुशवादी राजा था, ठीक है। चार्ल्स दसम कैसा राजा था, निरंकुशवादी राजा था। उसके बाद क्या बताया गया है कि जिसने फ्रांस में पनप रहे राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। उसके बाद बताया गया है कि इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। और बताया गया है कि जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने जमकर किया। इसका विरोध कौन किया था, उदारवादी लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। उन सारी बातों को बताया गया है। क्या बताया गया है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभावों को लिखे। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो हम लोग 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी उससे क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव हुआ, वो सारी बातों को बताएंगे हम लोग। क्या बताएंगे कि वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया था। फिर बताएंगे दूसरा कारण क्या, दूसरा प्रभाव क्या बताएंगे कि पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में विकास। दूसरा प्रभाव क्या था, तो ये सारा प्रभाव था। फिर बताएंगे तीसरा हम लोग बताएंगे कि देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जाए। देशभक्ति की भावना को क्या किया जाए, तो बढ़ाया जाए। फिर बताएंगे चौथा बताएंगे प्रभाव कि जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को क्या करते देखते हुए विकास के आंदोलन को किया जाए। ये सारा बात को तो बताया गया है। ये प्रभाव, ये सारे प्रभाव थे 1830 ईस्वी के क्रांति के, ये सारे प्रभाव थे। चलिए अब हम लोग आगे हम लोग इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।